इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि Oppo Reno 13F सेटअप करने के बाद सबसे पहले क्या करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको करने की सलाह दूंगा, अगर आपने अभी तक नहीं की है, तो वह है वाईफाई से कनेक्ट करना। यह आगे के स्टेप्स के लिए और आपके फ़ोन के समग्र उपयोग के लिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आप सिर्फ मैसेजिंग से कहीं ज़्यादा काम कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। तो चलिए सेटिंग्स में जाकर वाईफाई पर चलते हैं। फिर सुनिश्चित करें कि वाईफाई चालू है, और अगर किसी भी नेटवर्क के आगे कनेक्टेड नहीं लिखा है, जैसा कि मेरे केस में है, तो बस उस नेटवर्क को चुनें जिससे आप कनेक्ट होना चाहते हैं, उसका पासवर्ड डालें और ओके पर क्लिक करें। अब ये कनेक्ट हो जाना चाहिए। मैं खुद को फिर से उसी पिछले नेटवर्क से कनेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि वह तेज़ है। और चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये हैं सिस्टम अपडेट्स। आपको अपना फ़ोन हमेशा अपडेटेड रखना चाहिए, क्योंकि इससे आपका फ़ोन सुरक्षित रहता है, स्मूथ चलता है और साथ ही इसमें नई नई सुविधाएं भी आती हैं। तो मैं नीचे तक स्क्रॉल करूंगा जब तक मुझे सिस्टम और अपडेट नहीं दिख जाता। सेटिंग्स में जाहिर है, फिर सॉफ्टवेयर अपडेट पर जाएं और अब यह अपडेट्स के लिए चेक करना शुरू कर देगा। मेरा वर्जन लेटेस्ट है, लेकिन अगर आपका नहीं है तो आप उस अपडेट को डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर ये आपको अपडेट लागू करने के लिए अपना फ़ोन रीस्टार्ट करने के लिए कहेगा और उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। डाउनलोडिंग प्रक्रिया में कुछ मिनट लग सकते हैं, लेकिन इस दौरान आप अपना फ़ोन इस्तेमाल करते रह सकते हैं। सिर्फ इंस्टॉलेशन और अपडेट लागू करने की प्रक्रिया के दौरान आपको अपना फ़ोन बिना छुए छोड़ देना चाहिए। और अब चलिए अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, जो है गूगल में साइन इन करना। अगर आपने यह सेटअप के दौरान नहीं किया है तो मैं वापस सेटिंग्स में जाऊंगा, फिर मैं अकाउंट्स, यूज़र और अकाउंट्स को ढूंढूंगा। और अगर वहां गूगल नहीं लिखा है, यानी आपका गूगल अकाउंट लॉग इन नहीं है, तो मैं सलाह दूंगा कि ऐड अकाउंट पर क्लिक करें, फिर गूगल चुनें। और अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप क्रिएट अकाउंट बटन से नया अकाउंट बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से है तो आप यहाँ बस लॉग इन कर सकते हैं, और यही मैं करने जा रहा हूँ। फिर मैं कैमरा का सुरक्षित पासवर्ड सावधानीपूर्वक डालूंगा और उसके बाद नेक्स्ट बटन पर क्लिक करूंगा, जिससे प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और अब कृपया ध्यानपूर्वक चुनें कि यह डिवाइस कौन इस्तेमाल करेगा। यदि आप स्वयं इस डिवाइस का उपयोग करने जा रहे हैं तो कृपया पहला विकल्प चुनें जो आपके लिए सबसे उपयुक्त होगा। मुझे पता है कि यह क्रैश हो गया है, मैं अभी इसकी वजह समझाऊंगा। लेकिन अगर आप अपने बच्चे को चुनते हैं तो आगे के स्टेप्स थोड़े अलग हो सकते हैं, तो बस स्क्रीन पर दिए गए निर्देशों का पालन करें। मैं फिर से लॉग इन करने की कोशिश करूंगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभी गूगल सेवाएं अपडेट हो रही हैं, क्योंकि फ़ोन अभी अभी सेटअप किया गया है, इसीलिए ये क्रैश हो रहा है। लेकिन मैं फिर से लॉग इन करने की कोशिश करूंगा, शायद इस बार यह काम कर जाए। लेकिन अगर आप अपने फ़ोन को सेटअप करने के ठीक 15 मिनट बाद यह महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं, तो आपको शायद आपके साथ कोई भी अप्रत्याशित क्रैश नहीं होगा। ठीक है, फिर से कोशिश करते हैं। मैं इसका अगला उपयोग करूंगा। फिर आपको गूगल की सेवा की शर्तों और गोपनीयता नीति से भी सहमत होना होगा। इसके बिना सहमत हुए आप गूगल खाता नहीं जोड़ सकते। फिर आप चुन सकते हैं कि आप अपने डिवाइस का डेटा बैकअप करना चाहते हैं या नहीं, और ज़्यादातर मैं यही सुझाव दूंगा कि इसे चयनित ही रहने दें, क्योंकि इससे अगर आपके फ़ोन के साथ कुछ होता है तो आपका डेटा नहीं खोएगा। मैं इसे स्वीकार करने जा रहा हूं, और अब वापस चलते हैं और अगले चरण पर चलते हैं, जो है ऐप्स को अपडेट करना। आपको इन्हें कारण से अपडेट करना चाहिए, जैसे आप अपने सिस्टम को अपडेट करते हैं, लेकिन कुछ ऐप्स बिना अपडेट के काम ही नहीं करेंगे। गूगल प्ले ऐप पर चलते हैं और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करते हैं।
चुनें कि आप खरीदारी को सत्यापित करने के लिए किसका उपयोग करना चाहते हैं। आप बायोमेट्रिक्स या पासवर्ड का उपयोग कर सकते हैं। मैंने अभी तक अपनी बायोमेट्रिक्स सेट नहीं की है, मैं आपको ये बाद में दिखाऊंगा। तो मैं पासवर्ड का उपयोग करने जा रहा हूँ। फिर बस डन पर क्लिक करें और आप देख सकते हैं कि हम अंदर आ गए हैं। अब हम ऊपर दाईं ओर प्रोफाइल आइकन पर क्लिक कर सकते हैं और माय ऐप्स एंड गेम्स में जा सकते हैं। अपडेट्स पर जाइए। आप देख सकते हैं कि मेरे पास 2 अपडेट्स प्रगति में हैं। मैं उन्हें रद्द कर रहा हूं। अपडेट ऑल पर क्लिक करें अपडेट करना। और जब तक ये अपडेट हो रहा है आप अपने फ़ोन पे बाकी सब कुछ कर सकते हैं। तो चलिए अपनी स्क्रीन लॉक और बायोमेट्रिक्स सेट करते हैं। ये भी सेटिंग्स में ही होगा। तो वहाँ जाए, फिर सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में जाए और डिवाइस अनलॉक ढूंढें। अब स्क्रीन लॉक पर जाए और अगर इसके नीचे नन लिखा है तो हमें इसे सेट करना होगा। तो यही मैं करने जा रहा हूँ। मैं एक पैटर्न चुनने जा रहा हूँ। फिर 5 सेकंड बाद हम कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं ऐसा करूँ, मैं यह समझा दूँ कि अगर आप अपनी स्क्रीन लॉक भूल जाएं तो क्या होगा। अपने फ़ोन को पुनर्स्थापित करने का और कोई तरीका नहीं है सिवाय इसके कि सब कुछ मिटा दिया जाए जो भी उसमें है। इसलिए मैं आपको सच में कहना चाहता हूँ कि अपनी पासवर्ड भूलने की पूरी कोशिश ना करें। बिल्कुल, अगर कुछ बैकअप में है तो आप बाद में उसे पुनर्स्थापित कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ बैकअप नहीं होता और हमेशा सबसे नया डेटा ही बैकअप नहीं होता। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपना पासवर्ड न भूलें, लेकिन फिर भी इसे रखना फ़ायदेमंद है। तो आपके अलावा और कोई भी आपके फ़ोन के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुँच नहीं सकता। अब मैं नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा, फिर वह पैटर्न दर्ज करूँगा जिसे मैं सेट करना चाहता हूँ और अब मुझे पुष्टि के लिए उसे फिर से बनाना होगा और मैं फिंगरप्रिंट अनलॉक को रद्द कर रहा हूँ क्योंकि वह मैं खुद करूँगा। तो चलिए वापस चलते हैं और फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक पर चलते हैं और सबसे पहले मैं फिंगरप्रिंट सेट करूंगा क्योंकि फेस के साथ कुछ समझाना है उससे पहले। तो चलिए फिंगरप्रिंट पर चलते हैं। मैं सच में सलाह दूंगा कि आप इसे सेट करें क्योंकि यह सुरक्षित है, बहुत सुविधाजनक है और बहुत तेज़ भी है। तो बस ऐड नाउ पर क्लिक करें और अपनी उंगली को सेंसर पर रखें। जो स्क्रीन के नीचे छुपा हुआ है उसे छोड़ें और फिर से कई बार टैप करें। ध्यान रखें कि जब यह स्कैन कर रहा हो तो अपनी उंगली को थोड़ा थोड़ा हिलाएं ताकि आपकी उंगली का पूरा क्षेत्र स्कैन हो सके। फिर डन पर क्लिक करें। अब मैं फेस अनलॉक को रद्द कर रहा हूं क्योंकि मुझे कुछ समझाना था। तो फेस अनलॉक के साथ ये वास्तव में सुरक्षित नहीं है। इसे आपकी फ़ोटो या किसी ऐसे व्यक्ति से भी अनलॉक किया जा सकता है जो आप जैसा दिखता हो। इसी वजह से मैं इसे सेट करने की बिल्कुल भी सलाह नहीं देता। इस फ़ोन और अन्य एंड्रॉयड फ़ोनों में भी यह हमेशा कैमरा पर आधारित होता है, जबकि आईफोन्स में आम तौर पर मुझे यकीन नहीं है कि सभी एंड्रॉयड फ़ोन कैमरा पर आधारित होते हैं या नहीं, लेकिन मुझे यकीन है कि सभी आईफोन्स IR सेंसर पर आधारित होते हैं जिससे यह सुरक्षित बनता है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, इसलिए मैं आपको यह केवल तभी दिखाऊंगा जब आपको इसकी वास्तव में ज़रूरत हो, क्योंकि आप अपनी फिंगरप्रिंट का उपयोग नहीं कर सकते। या जो भी हो तब मैं आपको यह दिखाऊंगा, लेकिन मैं सच में ऐसा करने की सलाह नहीं देता। तो चलिए फेस पर चलते हैं और मैं इससे सहमत हो जाता हूँ। फिर मैं अपनी लॉक स्क्रीन पैटर्न डालता हूँ और ऐड नाउ पर क्लिक करता हूँ। अब आपको चेहरा फ्रेम के अंदर रख कुछ देर होल्ड करना है। अब मेरा चेहरा जोड़ दिया गया है। मैं डन पर क्लिक कर सकता हूं और मैं एंटर होम स्क्रीन आफ्टर अनलॉकिंग को भी सक्षम करने जा रहा हूं। मुझे यह विकल्प बहुत पसंद है क्योंकि अगर मैं अपने चेहरे से अनलॉक करता हूं तो मुझे लॉक स्क्रीन पर ऊपर स्वाइप नहीं करना पड़ेगा, ये अपने आप होम स्क्रीन पर चला जाएगा। तो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इन 3 तरीकों से अपने फ़ोन को कैसे अनलॉक करें। पहला तरीका सबसे बेसिक है स्क्रीन लॉक। तो आपको बस अपना फ़ोन ऑन करना है, ऊपर स्वाइप करना है और फिंगरप्रिंट से अनलॉक करना है। आपके फ़ोन की स्क्रीन ऑन भी नहीं होनी चाहिए। आप बस सही जगह पर टैप करें और ये अनलॉक हो जाएगा। और चेहरे से आप बस अपना फ़ोन उठाएं, उसे देखें और ये अनलॉक हो जाएगा।
मैं थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाने जा रहा हूँ। और अब चलिए अगले महत्वपूर्ण स्टेप पर चलते हैं, जो है अपना नया वॉलपेपर सेट करना। बिल्कुल आपको ये करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले मैं ये भी समझाने जा रहा हूँ कि आपने शायद देखा होगा कि मेरा वॉलपेपर हर बार बदल जाता है, और मैं इस फंक्शन को डिसेबल करने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ये पसंद नहीं है। मुझे ऐसा स्टैटिक वॉलपेपर पसंद है जिसे मैं खुद सेट कर सकूं, या फिर ओप्पो द्वारा दिया गया कोई स्टैटिक वॉलपेपर हो, न कि ऐसा जो हर बार बदलता रहे। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं, और सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा कि अभी जो विकल्प मैंने सेट किया है उसे कैसे डिसेबल करें, और बाद में मैं आपको दिखाऊंगा कि अपना वॉलपेपर कैसे सेट करें। तो सेटिंग्स में जाए, होम और लॉक स्क्रीन पर जाए, और यहाँ आपको लॉक स्क्रीन मैगज़ीन या जो भी इसका नाम है वह मिल जाएगा, और उसे डिसेबल कर दें। फिर मैं बस टर्न ऑफ पर क्लिक करूँगा, और अब आप देख सकते हैं कि मेरा वॉलपेपर अब मेरे लॉक स्क्रीन के जैसा ही है, जैसे कि मेरी होम स्क्रीन है, और अब ये और नहीं बदलेगा। चलिए वॉलपेपर्स और स्टाइल में चलते हैं, और इसे सेट करने से पहले मैं असल में एक फ़ोटो लेने जा रहा हूँ। बिल्कुल आप कुछ और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि इंटरनेट से डाउनलोड की गई फ़ोटो, या शायद कुछ जो आपने अपने पिछले डिवाइस से ट्रांसफ़र किया हो। आप ऐसा करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन मैं अभी एक फ़ोटो लेने जा रहा हूँ ताकि मैं बस मेरे पास वॉलपेपर सेट करने के लिए कुछ भी हो। ये सबसे अच्छी फ़ोटो नहीं है जो मैंने ली है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यह काम कर जाएगी। तो चलिए सेटिंग्स में चलते हैं, वॉलपेपर्स और स्टाइल वॉलपेपर्स। आप ओप्पो द्वारा दी गई कुछ वॉलपेपर्स चुन सकते हैं। सबसे अच्छे वही होते हैं जो आपके खुद के होते हैं। आप एल्बम सेट कर सकते हैं, एग्री और कंटिन्यू। अपने एल्बम से वह फ़ोटो चुनें जिसे आप सेट करना चाहते हैं, फिर उसे अप्रूव करें, और अब आप उसे रीसाइज, क्रॉप, पिंच जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं। फिर अप्लाई टू पर क्लिक करें, और आप इसे लॉक स्क्रीन, होम स्क्रीन या दोनों पर लगा सकते हैं। मैं इसे केवल लॉक स्क्रीन पर ही लगाऊंगा, और लॉक स्क्रीन के लिए आपके पास कुछ और कस्टमाइजेशन विकल्प भी हैं। मैं आपको ये विकल्प दिखाता हूँ। तो आप अभी भी फ़ोटो को आसानी से रिसाइज कर सकते हैं कुछ और आवश्यक रिसाइजमेंट्स के लिए। यहाँ एक डेप्थ विकल्प भी उपलब्ध है जो घड़ी को थोड़ा सा ढक देता है और उसे गहराई प्रदान करता है। तो शायद इसे ऐसे ही सेट कर देते हैं, मुझे लगता है ये बहुत अच्छा लग रहा है। और आप चाहें तो घड़ी को भी कस्टमाइज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे जैसा है वैसा ही छोड़कर अप्लाई कर रहा हूँ। अब मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, और आप देख सकते हैं कि मेरी होम स्क्रीन वैसी की वैसी है, लेकिन मेरी लॉक स्क्रीन अब यह नई वाली है जो काफ़ी अच्छी लग रही है। अब चलिए प्ले स्टोर पे चलते हैं और कुछ ऐसे ऐप्स डाउनलोड करते हैं जो हमें ज़रूरी लगते हैं। बिल्कुल अलग अलग लोगों के लिए ज़रूरी ऐप्स भी निश्चित रूप से अलग अलग होंगे। तो हो सकता है कि नेटफ्लिक्स, व्हाट्सएप, फेसबुक मैसेंजर, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे ऐप्स महत्वपूर्ण हों। कुछ अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या कम्युनिकेशन ऐप्स या वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, जो भी आप चाहें, आप बस प्ले स्टोर पर जाएं, सर्च में जाएं और उस ऐप को सर्च करें। तो मैं बस जैसे व्हाट्सएप सर्च करने जा रहा हूं। मुझे लगता है कि ये एक काफ़ी आम ऐप है और इसे इंस्टॉल करने का तरीका यही है, आप बस इंस्टॉल पे क्लिक करें और ये शुरू हो जाएगा। अब चलिए अगले स्टेप पर चलते हैं, जो है सारे गैर ज़रूरी ब्लॉटवेयर और वे अलग अलग ऐप्स जिन्हें आपको ज़रूरत नहीं है उन्हें डिलीट करना। सबसे पहले मैं सलाह दूंगा कि आप मोर ऐप्स फोल्डर में जाएं और दो ऐप्स जिन्हें अनइंस्टॉल करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वे हैं रियल शॉट। ये एक बहुत अजीब ऐप है जिसे मैं इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता। फिर शॉट मैक्स, जो भी हो, इसे भी अनइंस्टॉल करने की मैं सलाह देता हूँ। फिर मोर ऐप्स फोल्डर में बाकी 4 ऐप्स को रखना या हटाना आपकी पसंद पर निर्भर करता है। मैं इसे अनइंस्टॉल कर रहा हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा ऐप है जिस पर क्लिक करने पर अनइंस्टॉल बटन दिखता है तो उसे अनइंस्टॉल किया जा सकता है, क्योंकि वह सिस्टम ऐप नहीं है, तो इसकी चिंता मत करें। फिर सबसे ख़राब फोल्डर है मस्ट प्ले विद, ऐसे गेम्स जिनमें कई सारे विज्ञापन और अन्य चीज़ें होती हैं।
तो मैं बस सब कुछ एक साथ अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। क्या मैं इसे ऐसे ही अनइंस्टॉल कर सकता हूँ? नहीं। ठीक है, या शायद नहीं, माफ़ कीजिए। अगर मैं एडिशन मोड में जाऊं, चलो फिर से कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर मैं अनइंस्टॉल की बजाय रिमूव पे क्लिक करता हूं तो ये मेरे फ़ोन से ऐप को नहीं हटाएगा, ये केवल होम स्क्रीन से हटाएगा और यह अभी भी ऐप लाइब्रेरी में रहेगा। तो मैं यही नहीं चाहता। अब मैं टीमा को भी अनइंस्टॉल करने जा रहा हूँ। आप इसे छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं इसकी सिफारिश नहीं करता। टीमो की बजाय आपके पास अमेज़ॉन या एली एक्सप्रेस होना बेहतर है। मैं उन ऐप्स को भी अनइंस्टॉल करने जा रहा हूं जो आप यहां देख सकते हैं। हालांकि ये आम तौर पर लोग इस्तेमाल करते हैं, तो इन्हें रखना इतना बुरा भी नहीं है। बिल्कुल, सब कुछ आपकी पसंद पर निर्भर करता है। अब मुझे लगता है कि मैंने वे ऐप्स अनइंस्टॉल कर दिए हैं जिनकी मुझे ज़रूरत नहीं थी। तो अब मैं जल्दी से अपनी स्क्रीन को फिर से व्यवस्थित करूंगा और फीचर्ड फोल्डर में जाऊंगा। मुझे ये बात पसंद नहीं है कि मेरे पास फीचर्ड फोल्डर है जिसमें टूल्स फोल्डर में 2 ऐप्स हैं जिन्हें मर्ज किया जा सकता है। तो मैं बस फीचर्ड में से एक ऐप को खींचकर उन्हें मर्ज करने जा रहा हूँ। इसे टूल्स में डालने के बाद, और आप देख सकते हैं कि अब ये काफ़ी ज़्यादा व्यवस्थित लग रहा है, मुझे लगता है। और अब चलिए अगले चरण पर चलते हैं, जो है गूगल वॉलेट में जाना। यह वैकल्पिक है, लेकिन अगर आप स्टोर्स में अपने फ़ोन से भुगतान करना चाहते हैं तो मैं ऐसा करने की सलाह देता हूँ। कॉन्टैक्टलेस रीडर पर टैप करके आप बस वॉलेट में जोड़ सकते हैं और अपना पेमेंट कार्ड चुन सकते हैं। फिर आप या तो कैमरा से स्कैन कर सकते हैं या इस पैटर्न के साथ विवरण मैन्युअली दर्ज कर सकते हैं। तो सारी जानकारी दर्ज करें और फिर यहाँ जो लिखा है उसे पढ़ें और सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करें। बाद में आपको अपने बैंक से एक संदेश, फ़ोन कॉल या अपने बैंक ऐप के ज़रिए सत्यापन करना पड़ सकता है। अगर आपने वह ऐप इंस्टॉल किया है या वह किसी दूसरे फ़ोन में है, और फिर आप जब भी स्टोर में भुगतान करना चाहें बस वॉलेट खोल सकते हैं और अपने फ़ोन को रीडर पर टैप कर सकते हैं। बिल्कुल, आपको इस ऐप को खोजने की भी ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी स्क्रीन के ऊपर से नीचे की ओर स्लाइड करें, फिर दोबारा नीचे स्लाइड करें और वॉलेट ढूंढें। जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वॉलेट खुल जाएगा। तो ये काफ़ी सुविधाजनक है। और अब मुझे लगता है कि हमने वह सब कुछ कर लिया है जो मैं करना चाहता था। और आज के लिए बस इतना ही। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अगली बार।